तियान यांग का व्याख्यान देर रात तक चलता रहा, जिससे उन दोनों को कई चीजें सीखने को मिली और उनके क्षितिज का विस्तार उनकी सोच से कहीं अधिक हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं शुरुआत में ही आपको सारे जवाब तो नहीं दे सकता, है ना? उसने मजाक में कहा। चूंकि आज आपको सिखाने के लिए और कुछ नहीं है, तो क्यों ना आप दोनों आपस में अभ्यास कर लें। वैसे भी आज से पहले आप दोनों के बीच ज्यादा मेलजोल नहीं हुआ है। डेमियन और रुयुए ने एक दूसरे को देखा, उनकी उत्सुकता चरम पर थी। रुयुए ने डेमियन की शक्ति की एक झलक तब देखी थी जब वह पहले टेलीपोर्टेशन सीख रहा था, लेकिन वह उसकी वास्तविक क्षमताओं से अनजान थी। और डेमियन के लिए रुयुए पूरी तरह से एक रहस्य थी। उसके पास दो तत्व थे जिनकी माना शक्ति बर्फ के समान दिखती थी, लेकिन उनमें से कोई भी एक जैसी नहीं थी। ज़ारा के बर्फ तत्व से तुलना करने पर उसे इस बात का पूरा यकीन था। उसे बस इतना ही यकीन था कि वह तीसरी श्रेणी के मध्य स्तर पर थी, शायद कोर एक्सपेंशन क्षेत्र में। और तकनीकी रूप से क्लाउड प्लेन के मानकों के अनुसार डेमियन भी इसी स्तर पर था, भले ही उसका स्तर मेल न खाता हो। उसने अपना मूल स्वरूप बहुत पहले ही बना लिया था और इसे मैन्युअल रूप से विस्तारित करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। यह उनकी अनंत प्रणाली के सबसे बड़े लाभों में से एक था। दोनों शिष्यों की सहमति देखकर तियान यांग ने अपनी स्थानिक ऊर्जा का प्रयोग किया और उन्हें पैगोडा से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। भले ही पैगोडा में उनकी शक्ति को संभालने की क्षमता हो, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बीच उचित लड़ाई के लिए पर्याप्त जगह थी। जब दोनों को दोबारा दिखाई देने लगा तो उन्होंने खुद को एक घास के मैदान के बीचों बीच पाया। उन्हें दूर तारा पर्वत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन वे इतनी दूर थे कि संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को उनकी लड़ाई की भनक न लगे। दोनों के बीच खड़े होकर तियान यांग मुस्कुराया। ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ एक दोस्ताना मुकाबला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों थोड़ा संयम बरतें। बस इतना कि कोई गंभीर चोट न लगे। मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, डेमियन। मैं शिष्य परीक्षा के दौरान हुई घटना जैसी कोई और घटना नहीं चाहता। डेमियन ने अपनी निगाहें झुका ली और एक पुराने एनीमे की धुन सीटी बजाकर गुनगुनाने लगा जिसे वह कभी देखा करता था। वैसे भी वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि उस समय उसने जो किया वह एक गलती थी। डेमियन की हास्यास्पद प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हुए तियान यांग ने रुयुए की ओर रुख किया, जिसने भी हल्के से सिर हिलाया। यह देखकर कि वे दोनों तैयार हैं, उसने और समय बर्बाद नहीं किया। तियान यांग ने एक गोलाकार टोकन निकालकर उसे हवा में उछाला, जिससे वह अपनी धुरी पर घूमने लगा। मैच तब शुरू होगा जब यह टोकन जमीन पर गिरेगा। ऐसा लग रहा था जैसे टोकन धीमी गति से चल रहा हो। वह लगातार पलटता रहा और अंत में एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। लेकिन जब डेमियन और रुयुए दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े तो उत्पन्न हुई ध्वनि की गड़गड़ाहट ने उस आवाज को दबा दिया। डेमियन ने अपनी तलवार निकाली, तभी रुयुए के हाथों में एक चमकदार सफेद भाला प्रकट हुआ। वॉइड स्वॉर्ड आर्ट का पहला रूप, ब्लेडलेस। चंद्र देवी के भाले का प्रथम रूप, ज्वार निर्माण। स्थानिक ऊर्जा की एक लहर आगे बढ़ी, मानो दुनिया को चीर फाड़ देना चाहती हो, लेकिन रुयुए के भाले से निकली एक दृढ़ लेकिन सौम्य शक्ति ने उसका मुकाबला कर लिया। माना की धारा को उसकी इच्छा के अनुसार धकेला और ढाला गया, और उसकी अपनी शक्ति से प्रतिस्थापित होने से पहले वह पूरी तरह से विलीन हो गई। रुयुए ने जब अपने भाले को क्षैतिज गति में घुमाया तो इंद्रधनुषी सफेद ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी। बढ़ती लहर को देखकर डेमियन हिला तक नहीं, बल्कि उसने अपनी रणनीति बदल दी। परिमाण और दिशा। जैसे ही उसने हवा में अपनी उंगलियां थपथपाई, उसके चारों ओर का अंतरिक्ष झुक गया। घूमते हुए भावर बने और फिर वे ज्वार की ओर बढ़ गए। और रुयुए ने उसके साथ जो किया, ठीक उसी तरह डेमियन ने भी उसकी लहर को तितर बितर कर दिया। उसकी आगे बढ़ने की गति अचानक थोड़ी बाईं ओर मुड़ गई, जिससे वह उसे पूरी तरह से चूक गया, और जब तक वह उसकी स्थिति तक पहुंची, तब तक वह मुश्किल से एक हल्के से स्पर्श के स्तर पर थी। उनकी पहली झड़प बराबरी पर समाप्त हुई। बिना समय बर्बाद किए वे एक बार फिर आगे बढ़े, ये जानते हुए कि इस तरह की दूर से हमला करने की रणनीति केवल व्यर्थ होगी। वॉइड स्वॉर्ड आर्ट का तीसरा रूप, वॉइड का नृत्य। चंद्र देवी का भाला द्वितीय रूप, चांदनी सेरेनेड। हालांकि उनके हमलों के नाम किसी खूबसूरत रात की याद दिलाते थे जो भव्यता और गरिमा से भरी हो, लेकिन उनका वास्तविक टकराव इससे बिल्कुल अलग था। रुयुए ने अपना भाला घुमाया, जिसका भार डेमियन की तलवार पर पड़ा। हालांकि वह स्थानिक परतों के बीच आ जा रहा था और उसका शरीर मायावी होता जा रहा था, फिर भी रुयुए उसकी हर हरकत को सटीक रूप से देख पा रही थी। क्लैंग। एक बार फिर उनके हथियार टकराए, जिससे उस स्थान से एक जबरदस्त भूकंपीय लहर उत्पन्न हुई। सौभाग्य से तियान यांग वहां मौजूद था, जिसने नुकसान को कम करने में मदद की।
उनके बीच टकराव का दायरा बढ़ता ही गया और दोनों इतने अलौकिक हो गए कि मानो वे ऊर्जा के साथ एक हो गए हों। उनके हर टकराव से निकलने वाली चिंगारियां ही इस बात का एकमात्र संकेत थी कि वे वास्तविकता में मौजूद हैं। उन उग्र सुनहरी आंखों में देखते हुए, जो लड़ने की भावना से धधक रही थी, डेमियन मुस्कुराया। व्हाइट स्वॉर्ड आर्ट का चौथा रूप, स्थानिक पतन। इस बार उन्होंने हमले में जरूरत से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिर भी हमले के परिणाम विनाशकारी रहे। बूम! उनके आसपास सब कुछ बिखर गया, मानो वास्तविकता का ताना बाना कांच की तरह टूटकर बिखर गया हो। दोनों एक ऐसे पुनर्तः अंधकार में स्थान में थे जहां प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन अंधकार के उस भयावह भावर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह स्थान अभी भी ढह रहा था। रुयुए को चक्कर आने लगे और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि समय कैसे बीत रहा है। सब कुछ इतना उलझा हुआ लग रहा था मानो वो चीजें आपस में मिल रही हो जिनका आपस में टकराना नहीं चाहिए था। उसे पता था कि अगर उसने खुद को संभाला नहीं तो वो गिर जाएगी। ब्लड मून, एक असंभव सी लगने वाली घटना घटी। काले आकाश में दरारें दिखाई देने लगी और फिर उसका एक हिस्सा पूरी तरह लाल हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक लाल रोशनी नहीं थी, बल्कि एक पूरा छोटा खगोलीय पिंड था। अंधेरे अंतरिक्ष में एक सच्चा रक्तचंद्र प्रकट हुआ, जिसने उसे अपनी रोशनी से जगमगा दिया। पतन की लहरें थम गईं और वातावरण में शांति लौट आए। लेकिन इससे पहले कि अंतरिक्ष स्वयं को पुनः स्थापित कर पाता, रुयुए ने अपना कदम उठा लिया। चंद्रमा देवी का अवतरण। उसके निर्मल सफेद बाल एक पवित्र आभा से जगमगा उठे और चांदी की तरह चमकने लगे। उसकी सुनहरी आंखें चांदी की तरह चमक उठी। अगर कोई उसे अभी देखता तो सचमुच सोचता कि वह साक्षात चंद्रमा है। रुयुए ने अपना हाथ हल्के से उठाया और फिर उसे ऐसे लहराया जैसे वह किसी ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रही हो। इस पूरे समय डेमियन बस अवाक खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके नए रूप से मोहित हो गया हो। लेकिन रुयुए ने उसके होश में आने का इंतजार नहीं किया। उसकी हरकतें तेज हो गईं, जिससे अराजकता की लहरें एक बार फिर बहने लगी। इस बार उल्टी दिशा में। उन्हें घेरने वाले अंधकार ने डेमियन को एक कोकून की तरह लपेट लिया, जिससे उसकी हरकतें सीमित हो गईं, इससे पहले कि चंद्र ऊर्जा की किरणें अंतरिक्ष को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ी। टकराना। कोकून में छेद हो गए थे और हालांकि रुयुए उस समय डेमियन की हालत नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह घायल हो गया है। सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन उसकी चंद्र ऊर्जा जितनी कोमल थी, उतनी ही विनाशकारी भी थी। इतना ही नहीं, उसने इसमें कुछ और भी मिला दिया। हालांकि अगर वह इस समय डेमियन को देख पाती, तो वह बेहद आश्चर्यचकित होती। उसके शरीर में कई छेद थे और खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। आखिरकार उसने अभी अभी कुछ नया सीखा था। डेमियन ने रुयुए के सुंदर रूप की ओर देखा। उसकी आंखें कोकून के अथाह अंधेरे को भेद रही थीं। उसकी पुतलियों से एक इंद्रधनुषी प्रकाश चमकने लगा और उसके मुख से दो प्रभावशाली शब्द निकले। दिव्य सत्ता। दिव्य सत्ता। ऐसा लग रहा था मानो पदार्थ ही जम गया हो। अंतरिक्ष का पुनर्निर्माण, डेमियन को जकड़ने वाला घूमता हुआ कोकून, उसके शरीर को भेदने वाली चंद्र ऊर्जा की किरणें, और यहां तक कि स्वयं रक्तचंद्र भी। डेमियन के शरीर से एक अदम्य आभा फूटते ही सब कुछ थम गया। अचानक रक्तचंद्र वामावर्त दिशा में घूमने लगा। उसकी ऊर्जा उलट गई और रुयुए के नियंत्रण से बाहर हो गई। रुयुए तो बस सदमे में देखती रह गई, क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया चंद्रमा उसकी इच्छा का पालन करना बंद कर दिया और एक स्वतंत्र अस्तित्व बन गया। या ये था। डेमियन की ओर भेजी गई ऊर्जा को वापस लेते हुए चंद्रमा ने एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर ली और तेजी से आकाश से नीचे उतरने लगा। इसका निशाना कौन है? खुद रुयुए। चंद्रमा वायुमंडल में तेजी से आगे बढ़ा और प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ बड़ा होता गया। अंततः उसने सूर्य को भी ग्रहण लगा दिया। रुयुए ने गंभीर भाव से आने वाले हमले को देखा, फिर खुद को दृढ़ किया। उसने यहां इसका इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसे लगा कि यह धोखा होगा, लेकिन डेमियन की शक्ति ने उसे ज्यादा संयम बरतने नहीं दिया। आना। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, लेकिन उसके साथ एक ऐसी अनुभूति जुड़ी हुई थी जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था। वातावरण बर्फ से कहीं अधिक जम गया। वास्तव में ठंड इतनी भीषण थी कि साधारण बर्फ से भी कहीं अधिक भयानक थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि डेमियन भी, जो अभी भी उसी अदम्य आभा से घिरा हुआ था, उसके पास जाने में असमर्थ था। जब विशाल चंद्रमा रुयुए की फैली हुई हथेली तक पहुंचा, तो उससे वैसा विस्फोट नहीं हुआ जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। इसके बजाय वह उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले प्रकाश के घूमते हुए कणों में विघटित होने लगा। डेमियन की ओर दोबारा ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी चांदी जैसी आंखों में चमक आ गई। मिटाना।
उनके परिवेश में अंतरिक्ष के ढहने से निर्मित काला स्थान गायब हो गया, डेमियन को जकड़ने वाला कोकून गायब हो गया और ऐसे कारनामे करने वाला सार सीधे उसकी ओर बढ़ गया। लेकिन इस स्थिति में डेमियन असहाय नहीं था। भले ही वह पास न जा सके, लेकिन उसने अभी अभी जो नया कौशल खोजा था वह इस प्रलयकारी शक्ति का मुकाबला करने के लिए काफी था। निर्गत। डेमियन के सिर के ऊपर एक विशाल पोर्टल खुला और उससे एक जलता हुआ तारा तेजी से निकला, जो सीधे रुयुए के विलोपन के सार की ओर बढ़ रहा था। और जब वे मिले तो एक खामोश टक्कर हुई। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया और किसी के पास भी आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा नहीं बची थी। इसके साथ ही युद्ध क्षेत्र में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। डेमियन और रुयुए एक दूसरे को तीखी निगाहों से घूर रहे थे। नीलम जैसी आभा चांदी जैसी चमक से टकरा रही थी। दोनों में से किसी को भी यकीन नहीं था कि वे ऐसा कोई कदम उठा पाएंगे जिसका दूसरा जवाब न दे सके। हालांकि वे शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी कौशल क्षमताएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं, जिससे वे लगातार गतिरोध की स्थिति में फंसे रहते थे। फिर भी कोई भी हारना नहीं चाहता था और डेमियन को अब भी अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी। दिव्य शक्ति के कई और उपयोग थे जिन्हें वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। उसे बस युद्ध के माध्यम से ही उन्हें सीखना था। उसने जो तारा आह्वान किया वह उसकी शक्ति का मात्र एक बुनियादी अनुप्रयोग था। रुयुए के चंद्रमा पर नियंत्रण हासिल करने के मामले में भी यही बात लागू होती थी। आखिरकार वह एक सच्चे दिव्य प्राणी के अधिकार का प्रयोग कर रहा था। कोई भी खगोलीय पिंड उसके नियंत्रण में आ जाता, उसकी इच्छा के आगे झुक जाता, बशर्ते कि उस खगोलीय पिंड में स्वयं की प्रबल इच्छा शक्ति न हो। उसने अपने आसपास की धरती को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि बादल लोक उसे ऐसा करने नहीं देगा। अगर वह ऐसा करता तो इसका मतलब होता कि वह स्वयं को उसके अधीन कर रहा है। डेमियन ने सोचा कि ऐसा तभी होगा जब वह दुनिया को सफलतापूर्वक बांधने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन डेमियन के पास ही खेलने के लिए और भी पत्ते नहीं थे। रुयुए ने अभी अभी अपने दूसरे तत्व का उपयोग करना शुरू किया था, जो उसका तुरुप का पत्ता भी था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसके पास इसका उपयोग करने के लिए केवल 2 ही चालें हो। लेकिन समस्या ये थी कि उसका यिन तत्व आक्रमण के लिए उपयुक्त नहीं था। यह एक ऐसा तत्व था जो अशुद्धता और सकारात्मक शक्ति को नकारता था। इसका सर्वोत्तम उपयोग रक्षा और ध्यान भटकाने के लिए ही किया जा सकता था। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने अपना फैसला कर लिया। उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था जिसे वह दिखाना चाहती थी। वह इस तरह के मुकाबले में अपनी सारी बातें उजागर नहीं करना चाहती थी। दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाते हुए उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने आज कभी उम्मीद नहीं की थी। बुलावा। आकाश में एक गहरे लाल रंग का जादुई वृत्त आकार लेने लगा, जो वातावरण में अपनी छाप छोड़ता चला गया। उसका आकार इतना विशाल था कि उस पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी लाल रंग में रंग गई। जब यह पूरी तरह से बन गया तो यह तेजी से चमक उठा और लाल प्रकाश की कठोर किरणें उत्सर्जित करने लगा, इससे पहले कि कोई चीज केंद्र से बाहर निकलने के लिए अपने पंजे मारती हुई आगे बढ़ी। यह विशालकाय था, 100 मीटर से भी अधिक ऊंचा, और इसका आकार मानव जैसा था। इसके केंद्रीय सिर के माथे से बकरी जैसे 2 सींग निकले हुए थे, जबकि इसके कंधों पर 2 अन्य सिर भी थे, जिनमें से प्रत्येक में रक्त जैसे लाल रंग की 2 आंखें थीं। इसकी पीठ पर चमगादड़ जैसे पंख थे जो सैकड़ों मीटर तक फैले हुए थे। किसी भी अर्थ में यह स्पष्ट था कि यह प्राणी एक शैतान था। लेकिन जब यह शैतान अंततः इस दुनिया में साकार हुआ तो यह रुयुए की ओर मुड़ा और एक घुटने पर बैठ गया। हालांकि रुयुए के लिए यह सामान्य बात थी। अगर शैतान ने कुछ और किया होता तो शायद वह हैरान हो जाती। जाओ, उसे थोड़ा पीट दो, लेकिन उसे मारो मत। शैतान ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने चेहरे पर खून की प्यासी मुस्कान लिए डेमियन की ओर मुड़ गया। डेमियन को अचानक बुलावा आने पर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन सच कहें तो उसने इसका स्वागत किया। यह उसके लिए एक और चुनौती थी जिसे उसे पार करना था। उसकी आंखें कभी सामान्य इंसान की तो कभी सरीसृप जैसी पतली आंखों के बीच झिलमिलाती रहीं और उसके सिर के ऊपर बड़े बड़े बादल जमा होने लगे। जैसे ही डेमियन की छाती फूली, काली बिजली की लकीरें हवा में नाचने लगी। उसके हाथों पर धीरे धीरे ड्रैकोनिक शल्क आ गए और फिर गायब हो गए, और उसके दांत नुकीले दांतों में बदल गए। गड़गड़ाहट। आसपास के इलाके में गरज और बिजली कड़क रही थी और विशाल बवंडर बन रहे थे। और इन सब के बीच डेमियन हवा में तैरता हुआ उस दानव को घूर रहा था। दोनों लड़ाके तैयार थे और बस लड़ाई का अगला दौर शुरू होना बाकी था। हालांकि इससे पहले कि ऐसा होता, एक और व्यक्ति लड़ाई में शामिल हो गया। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। तियान यांग तमाशा देखते हुए किनारे पर खड़ा होकर सब कुछ का आनंद ले रहा था,
लेकिन उसे लगा कि अगर वे और आगे बढ़े तो उनमें से कोई एक गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। रुयुए ने अपने उच्च श्रेणी के शैतान सेवकों में से किसी को नहीं बुलाया था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह अपनी शक्ति को रोक रही थी, लेकिन तियान यांग डेमियन के चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ था। विशेषकर जिस तरह से वह लड़ाई के बहुत तीव्र हो जाने पर खुद पर से नियंत्रण खो देता था। डेमियन की त्वचा पर बार बार दिखने और गायब होने वाली झिलमिलाती परतें इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि ऐसा कुछ होना शुरू हो चुका था। युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े तियान यांग ने अपनी कलाई झटक दी। युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा रक्तपिपासु दानव उसी जादुई घेरे में वापस जा गिरा जहां से वह आया था, और डेमियन के चारों ओर मंडरा रहा तूफान भी तुरंत थम गया। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका काम बिगाड़ दिया गया है, लेकिन वह शिकायत नहीं कर सकता था। आखिरकार वह जानता था कि उसके गुरु की ताकत का एक अंश भी उसे हफ्तों तक बेहोश करने के लिए काफी था। तुम दोनों के बीच वाकई दिलचस्प लड़ाई हुई, तियान यांग ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। उनमें से किसी ने भी पूरी ताकत से हमला नहीं किया और न ही वे कोई बड़ा विनाश कर पाए जैसा कि वे कर सकते थे, लेकिन उसे यकीन था कि उन दोनों ने अपने मौजूदा हमलों के जखीरे को बढ़ाने के तरीके ढूंढ लिए थे। रुयुए और डेमियन जमीन पर उतरे और एक दूसरे को घूरते हुए उनकी रूपांतरित अवस्था धीरे धीरे लुप्त होने लगी। हालांकि यह मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन यह पूरी तरह से व्यवधान के कारण हुआ था। दोनों ही एक बार फिर से लड़ने के लिए बेताब थे, उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना जोश से भरी हुई थी। युद्ध के कुछ ही समय बाद तियान यांग ने उन्हें टेलीपोर्ट करके वापस अपने पैगोडा में पहुंचा दिया। अब जब तुम दोनों ने एक दूसरे की खूबियां देख ली हैं, तो तुम्हारा क्या विचार है? उसने उन दोनों शिष्यों से पूछा जो लड़ाई में बाधा आने से अभी भी नाराज दिख रहे थे। मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर के तत्व आक्रमण की तुलना में रक्षा पर अधिक केंद्रित हैं, डेमियन ने बताया। लड़ाई से उसे यही सबसे बड़ी उपलब्धि मिली। रुयुए उसके हर हमले को मोड़ने या पूरी तरह से रोकने में सक्षम थी, यहां तक कि वह उसकी स्थानिक ऊर्जा को भी अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकती थी। यह एक ऐसी चीज थी जिसकी उसे आदत नहीं थी, पूरी तरह से शक्तिहीन होने का एहसास, भले ही वह जानता था कि वह उससे ज्यादा ताकतवर नहीं थी। रोज के साथ भी जब वे पहली बार मिले थे तब वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी, बस फर्क इतना था कि उसकी मुख्य शक्ति मायाजाल थी और उसकी आंखों के साथ वह उसके लिए एकदम सही प्रतिकार था। रुयुए की भी कुछ ऐसी ही भावना थी। उसकी बुनियादी आक्रमण शक्ति मुझसे मीलों अधिक है, लेकिन उसमें मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विविधता नहीं है। उनकी पूरी लड़ाई के दौरान डेमियन ने केवल स्थानिक तत्व का ही प्रयोग किया, और वह भी केवल कुछ ही चालों का। यहां तक कि उसकी दिव्य शक्ति, जिसमें महान बनने की क्षमता थी, अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी। वह एक क्रूर योद्धा है। जटिल लड़ाइयों के मामले में वह अभी अनुभवहीन है। अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो वह अपनी असाधारण शक्ति और बेमिसाल ऊर्जा क्षमता के बल पर ही यहां तक पहुंचा है। हालांकि उसके शब्द कठोर थे, लेकिन वे सच थे। डेमियन भी यह जानता था, इसीलिए वह अपने अंदर पनप रही झुंझलाहट को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह सचमुच सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के दम पर ही यहां तक पहुंचा था। तलवारबाजी में उसकी महारत बर्बरता से आई थी और उसकी स्थानिक समझ हमेशा विनाश पर आधारित थी। जहां तक शिष्टाचार और रणनीति की बात है, वह बिल्कुल नासमझ था। असल में वह बेवकूफ है। अरे, इसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं सही कह रहा हूं ना? तुम एक मूर्ख और जाहिल हो, बस यही बात है। तो फिर इससे आपके बारे में क्या पता चलता है कि आप इस मूर्ख दरिंदे को भी नहीं हरा सके? बिल्कुल नहीं, जैसा आपने कहा वैसा ही है। मेरी मुख्य क्षमता रक्षात्मक खेल में है, न कि आपकी तरह आक्रामक खेल में। ये तो बस बहाने हैं। सोचिए, अगर मैं जाकर पूरी दुनिया को बता दूं कि मेरी बड़ी बहन, शिव वंश की इकलौती छोटी राजकुमारी, युद्ध में एक मूर्ख को भी नहीं हरा सकती। डेमियन और रुयुए ने एक बार फिर भयंकर आक्रामकता के साथ एक दूसरे को घूरा। तियान यांग केवल अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए उनकी इस बातचीत को देखता रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे शायद एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। इस नोकझोंक को आयोजित करने का उनका मकसद उन दोनों को करीब लाना था, लेकिन उन्हें इतनी सफलता की उम्मीद नहीं थी। उन्हें बचपन के दोस्तों की तरह झगड़ते देख वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी उसे वह बात समझ में आई जिसे वह पिछले कुछ वर्षों में भूल गया था। हालांकि रुयुए खुद को एक ठंडी और सबसे ऊपर की महिला के रूप में पेश करना पसंद करती थी, लेकिन यह वास्तव में उसके व्यक्तित्व के कुछ अन्य प्रमुख गुणों को दबाने का ही एक तरीका था। उनमें से एक घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसी से उसकी युवावस्था में प्रतिष्ठा बनी थी। तियान यांग कई वर्षों तक उसका गुरु रहा था, लेकिन उन पुराने दिनों को याद किए हुए उसे काफी समय हो गया था।
जू कबीले की छोटी शैतान। जिस तरह से वह बड़ी होकर ठंडी और अलग थलग होती जा रही थी, वह लगभग भूल ही गया था कि उसे इस तरह दूसरों से झगड़ा करना कितना पसंद था। ऐसा लगता था मानो उसे मुसीबत खड़ी करने में महारत हासिल थी और वह इसे पूरी तरह से अपना लेती थी। या शायद वह थोड़ी बहुत क्रूर स्वभाव की थी। फिर भी यह एक ऐसी चीज थी जो कभी उसके व्यक्तित्व का मूल हिस्सा हुआ करती थी, और इतने वर्षों बाद भी इसका गायब हो जाना अधिक आश्चर्यजनक होता। शायद उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। नहीं, वह जानता था कि ऐसा ही है। उसके बचपन में उसने जिन परिस्थितियों का सामना किया था, उन्हें देखते हुए ऐसा न होने की कोई संभावना ही नहीं थी। रुयुए, जो अब विजयी मुस्कान के साथ खड़ी थी, और डैमियन, जिसकी नसें मानो सिर से बाहर निकल रही थी, को एक बार फिर निहारते हुए तियान यान की मुस्कान और भी सुखद हो गई। मुझे आश्चर्य होता है कि इस लड़के में ऐसा क्या खास है कि वह उससे ऐसी प्रतिक्रिया प्राप्त कर रही है। वह आज भी उनका पाठ जारी रखना चाहता था, जिससे दोनों को युद्ध के दौरान सीखी गई चीजों में सुधार करने का मौका मिलता। लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। रुयुए को इस तरह का आनंद लिए हुए काफी समय हो गया था, और वह इसे खराब करने वाला नहीं बनना चाहता था। चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठते हुए वह मजे से झगड़ते हुए दोनों को देखता रहा। इस बीच दोनों के बीच की बहस पिछली लड़ाई से आगे बढ़कर थोड़ी व्यक्तिगत हो गई थी, और सच कहें तो काफी हद तक बचकानी भी। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कूल हो, मुझे यकीन है कि तुम संप्रदाय से बाहर भी ज्यादा नहीं निकलते हो। मैं अक्सर बाहर जाता रहता हूँ, मिशनों के लिए और मिशनों के लिए, लेकिन फिर भी यह मायने रखता है। हम जाओ घास को छुओ, जैसे कि तुम कोई अलग हो। तुम तो शायद पूरी जिंदगी किसी एकांत पहाड़ पर ही रहे होगे। तुम तो किसी विशेषज्ञ की तरह क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि बेशक मैं एक विशेषज्ञ हूँ, डेमियन ने एक रहस्यमय होने का दिखावा करने वाले एक बूढ़े व्यक्ति की नकल करते हुए गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हम ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर साबित करके दिखाओ। सबूत? मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। बेशक तुम करते हो, वरना तुम झूठे और धोखेबाज हो। हम, डेमियन और रुयुए दोनों ही उसके शब्दों की विचित्रता पर रुक गए। हालांकि वे दोनों ही उसके कहने का मतलब अच्छी तरह समझते थे, लेकिन संदर्भ से हटकर इसका बिल्कुल अलग अर्थ निकाला जा सकता था। और जाहिर है, डेमियन की आदत के अनुसार ऐसी गलती का फायदा उठाना उसके लिए नामुमकिन ही था। ओहो, झूठा और धोखेबाज। क्या छोटी सीनियर सिस्टर को जलन हो रही है? या शायद उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसका मतलब स्पष्ट था। रुयुए का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अपनी निगाहें हटा ली। यह पहली बार नहीं था जब उसे इस तरह चिढ़ाया गया था, और आमतौर पर वह अपनी चंद्र ऊर्जा से अपराधी को पूरी तरह नष्ट कर देती, लेकिन इस बार बात अलग थी। आखिरकार उसे इसमें मजा आने लगा, साथ ही उन दोनों के बीच चल रही बचकानी बहस में भी। फिर भी एक बात थी जिसके बारे में वह उत्सुक थी। जब डेमियन ने कहा कि उसने उससे ज्यादा यात्रा की है, तो यह स्पष्ट था कि उसका मतलब केवल महाद्वीपों की यात्रा करना नहीं था। वह दूसरे महाद्वीपों में भी मिशन पर जा चुकी थी, इसलिए यह कोई ठोस तर्क नहीं होगा। जहां तक उसके असली इरादे की बात है, हमारी लड़ाई के दौरान तुमने मेरे पूर्ण विनाश का मुकाबला करने के लिए एक तारे का आह्वान किया। तुमने ये कैसे किया? वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। डेमियन ने विषय बदलने पर आपत्ति न जताते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी और थोड़ा सा अपनी बड़ाई करने का फैसला किया। यह मेरी कक्षा की वजह से है। मैं न केवल तारों को बुला सकता हूं, बल्कि उनकी शक्ति का उपयोग अपने लिए भी कर सकता हूं। बोलते ही डेमियन ने अपनी उंगली झटक दी, जिससे उसके ऊपर एक धधकती हुई सूर्य जैसी आग प्रकट हो उठी। आग की उस लपट ने अपनी तीव्र गर्मी से कमरे का तापमान आसमान छू लिया। लेकिन डेमियन की माना शक्ति भी तेजी से कम हो रही थी। यही कारण था कि वह अक्सर सनफायर का इस्तेमाल नहीं करता था। हालांकि डेमियन की हथेली के चारों ओर सूर्य की ज्वाला को नाचते हुए देखकर रुयुए एकदम चुप हो गई। वह एक दिव्य पिंड की ज्वाला को निहारती रही और उसके शरीर से एक बार फिर अलौकिक आभा निकलने लगी। उसकी आंखें चांदी जैसी हो गईं और उसके पीछे एक विशाल चंद्रमा की धुंधली सी आकृति उभरने लगी। अचानक उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके ऊपर कुछ प्रकट होने लगा। ये नीले सफेद रंग की लौ की एक हल्की सी लकीर थी। चंद्रमा के क्या गुण हैं और इसे इसकी अपनी ही संगति के रूप में वर्गीकृत क्यों किया जा सका? सच तो यह है कि अगर कोई इस पर ध्यान न दे तो इस प्रश्न का दूसरा भाग युगों तक अनुत्तरित रह सकता है। कारण सरल था, मौजूद समानताओं और तत्वों की संख्या इतनी अधिक थी कि वह बहुत बड़ी थी। हालांकि अधिकांश लोग कई मूलभूत तत्वों में से किसी एक के प्रति औसत झुकाव के साथ पैदा होते हैं,
लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को देखना दुर्लभ नहीं था जिसका झुकाव किसी अद्वितीय तत्व की ओर हो। हालांकि रुयुए की चंद्रमा से जुड़ी विशेषता जैसी चीज विशेष रूप से दुर्लभ थी। इसकी वजह मुख्य रूप से इसकी विशिष्टता थी। दरअसल यिन तत्व से जुड़ाव होने के बावजूद रुयुए में चंद्र ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता थी। ये यिन के ठंडे या नकारात्मक तत्वों से जुड़े होने का एक पहलू था। हालांकि वह विशेष रूप से चंद्रमा के प्रति लगाव के साथ पैदा हुई थी। यह एक ऐसी चीज थी जिससे उसे कम सुव्यवस्थित क्षमताओं का समूह मिलना चाहिए था, लेकिन अब तक वह इसे समझ नहीं पाई थी। उसे चंद्रमा से इतना लगाव क्यों था और वह वास्तव में इसका क्या उपयोग कर सकती थी। वह इन वर्षों में यही सीखने की कोशिश कर रही थी। उसने यिन तत्व पर अपनी प्रगति भी रोक दी ताकि इस पर ध्यान केंद्रित कर सके। फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, कम से कम अभी तक तो नहीं। जब उसने डेमियन को सूर्य से ज्वालाएं उत्पन्न करते देखा तो उसके मन में कुछ बात समझ में आई। उसने देखा कि वह खगोलीय पिंडों की ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है और यह बात उसे कहीं अधिक तर्कसंगत लगने लगी। और इस तरह वह लौ को निहारते हुए ध्यानमग्न हो गई। और लौ बुझ जाने के बाद भी वह उसकी स्थिति को निहारती रही। सूर्य का तत्व अग्नि क्यों था? यह तो स्पष्ट था, क्योंकि तारा जिस चीज से बना था उसे देखते हुए यह बात समझ से परे थी। लेकिन जब रुयुए ने अपनी हथेली पर जलती नीली सफेद लौ को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। चंद्रमा का तत्व भी अग्नि क्यों था? चंद्रमा बिल्कुल भी अग्नि तत्व से मेल नहीं खाता था, जो यांग तत्व से जुड़ा हुआ था। यह बहुत विनाशकारी था। वहीं रुयुए ने इतने वर्षों में चंद्रमा से यही सीखा था कि वह कितना कोमल होता है। इसने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप चलता रहा, लेकिन फिर भी इसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसने ज्वार भाटे को उत्पन्न करने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही रुयुए की नजर अपनी हथेली पर जलती लौ पर पड़ी, उसने उससे कुछ समझने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि छूने पर लौ ठंडी लग रही थी, मानो वह अपनी उंगलियों को बर्फ के किसी अलौकिक रूप पर फेर रही हो। अपनी हथेली को दाहिनी ओर की दीवार की ओर इंगित करते हुए रुयुए ने इस नई ज्वाला को सक्रिय किया, जिससे एक ज्वाला प्रज्वलन यंत्र की तरह लपटों का एक विस्फोट हुआ। और उन लपटों के पीछे बर्फ जैसी दिखने वाली एक लकीर बन गई थी। फिर भी रुयुए बेहतर जानती थी, यह जरूरी नहीं कि बर्फ ही हो, लेकिन यह आग भी नहीं थी। इसमें दोनों के गुण मौजूद थे। यह इतनी तेज गर्मी पैदा कर रहा था कि ठंडा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इतना ठंडा भी था कि जलन पैदा कर सकता था। इस तरह का विरोधाभास रुयुए की समझ से परे था। रुयुए की समझ की अवस्था से बाहर आते ही उसकी चमकती हुई चांदी जैसी आंखें धीरे धीरे सुनहरी हो गईं। इस समय वह कुछ भी नहीं सीख सकती थी। उसे बस इतना पता था कि आखिरकार उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर वह समझ गई कि वही इसका कारण है। लेकिन वह आदमी खुद बेखबर लग रहा था। वह रुयुए द्वारा छोड़े गए आइसेफायर को उत्सुकता से घूर रहा था, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आज से पहले उसने उसे ध्यान से देखने का समय नहीं निकाला था, लेकिन वह वाकई एक दिलचस्प इंसान था। उसकी आंखें इस दुनिया के मानकों के हिसाब से भी अजीब थीं, फिर भी किसी को उनसे कोई समस्या नहीं थी। उनकी आंखों में समाये दो रंग ऐसे घूम रहे थे मानो वे जीवित हों, और उनकी क्रॉस के आकार की पुतलियां किसी उग्र सागर के बीच तैरती छोटी नाव जैसी लग रही थीं। यह एक विचित्र रूप से शांतिपूर्ण दृश्य था। उसके बाल अंतरिक्ष का प्रतीक प्रतीत होते थे, खासकर जब आप उसे जान लेते और उसकी रुचियों को समझ लेते। उसके बाकी शरीर की बात करें तो वह हमेशा काले कपड़ों की कई परतों के नीचे छिपा रहता था, इसलिए उसने उसे कभी देखा नहीं था। रुको, मैं ये क्यों देखना चाहती हूँ? रुयुए ने अपने विचारों को रोकते हुए सोचा। आखिर कब से वह इस तरह की बातें सोचने लगी? शायद कमरे में छाए अजीब से माहौल का उस पर असर पड़ रहा था। हाँ, यही बात होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, वह उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। हालांकि वह तुरंत पीछे मुड़ा और उसने उसकी निगाहें अपनी ओर देखी। मुझे पता है मैं सुंदर हूं, लेकिन घूरने की क्या जरूरत है? उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। और बस देखते ही देखते माहौल पूरी तरह से बदल गया। हाँ, यह आदमी वाकई बहुत परेशान करने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा मैं सोच रही थी। तुम सुंदर, मुझे अभी पता चला कि इन दोनों शब्दों को एक साथ सुनने से मुझे उल्टी आने लगती है। उसने झुंझलाहट से जवाब दिया। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है मेरा मतलब क्या था? रुयुए ने बीमार होने का नाटक करते हुए अपना पेट पकड़ लिया। देखो तुमने क्या किया, मुझे तो तुम्हें देखकर ही उल्टी आने वाली है। जैसे कि तुम बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे बेहतर हो। और इसका क्या मतलब है? तुम्हें बिल्कुल पता है कि इसका क्या मतलब है।
रुयुए की पिछली हरकत की नकल करते हुए डेमियन ने चुटकी ली। आप, हा हा हा, मार खाने वाले को अच्छा नहीं लगता है ना? डेमियन ने अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा। तियान यांग, जिसकी कमरे में मौजूदगी को उन दोनों लोगों ने किसी तरह नजरअंदाज कर दिया था जो उसकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, ने फैसला किया कि अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। क्या तुम दोनों कभी छोटे बच्चों की तरह झगड़ना बंद करोगे, या फिर तुम दोनों मेरी मौजूदगी को भूल गए और इश्कबाजी करने लगे? उसके बीच में टोकने से वे सब तुरंत चुप हो गए और अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली, उसकी ओर देखने से इनकार कर दिया। फिर भी उससे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रुयुए की ओर मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। ऐसा लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है। हालांकि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि आपने अभी तक आग का असली मतलब पूरी तरह से नहीं समझा है। तब तक मैं केवल आपको अभ्यास के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता हूं। रुयुए ने समझदारी से सिर हिलाया। उसके गुरु का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही था, भले ही हाल ही में उनका व्यवहार थोड़ा बदल गया था। उन्हें अपनी इस नई क्षमता को और भी निखारना होगा, तभी उन्हें गुरु से थोड़ी सी भी प्रशंसा मिल पाएगी। जहां तक तुम्हारी बात है, उसने डेमियन से कहा, रुयुए का आकलन सही था। हालांकि तुम्हारे पास असाधारण शारीरिक शक्ति है, लेकिन तलवारबाजी के अलावा तुम्हारे पास कोई उचित युद्ध कौशल नहीं है। तुम्हें इस पर काम करने और इसे सुधारने की जरूरत है। डेमियन ने भी अनिच्छा से ही सही सिर हिला दिया। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसे समय अवश्य आएंगे जब केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होगी, या उसकी कम समझ उस पर भारी पड़ जाएगी। विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह चौथी कक्षा में प्रवेश करने के लिए अपनी बुनियादी समझ में सुधार कर रहा था, उसे सबसे ज्यादा समझ और विविधता की आवश्यकता थी। मैंने जो देखा है उससे लगता है कि तुम्हारी बुनियाद मजबूत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ युद्ध के दौरान ही सीखा है। हालांकि मैं तुम्हारे रास्ते में ज्यादा दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी इस बुनियाद को मजबूत करने में मदद करूंगा। कुछ सालों में पहली बार डेमियन सही तरीके से प्रशिक्षण लेने के लिए समय निकालेगा। डेमियन और रुयुए ने तियान यांग के साथ लगन से प्रशिक्षण करते हुए अपना समय बिताया और दिन तेजी से बीतते चले गए। पहले के विपरीत, वो उनके प्रशिक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहा था और उन्हें पहले से कहीं अधिक बार पाठ पढ़ा रहा था। यह स्पष्ट था कि भविष्य में कोई घटना घटित होने वाली थी जिसके लिए वह उन्हें तैयार कर रहा था। और देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। डेमियन ने इन 3 महीनों में जितना सीखा था, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह खुद भी अपनी प्रगति से हैरान था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी तलवार। उसने इतने लंबे समय तक तलवार का अभ्यास किया था कि उसे उम्मीद थी कि तलवार से उसका कुछ जुड़ाव महसूस होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। अपनी युद्ध शैली में हो रहे बदलावों को देखते हुए उनका मन लगभग तलवार को पूरी तरह से त्यागने का कर रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तलवारबाजी की कला अब भी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तियान यांग की मदद से डेमियन अपनी तलवार के लिए एक मजबूत आधार बनाने में सक्षम हुआ, जो पहले उसके पास नहीं था। इस बिंदु तक वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि उसकी तलवार किस उद्देश्य के लिए बनी है। यह नरसंहार का एक हथियार था, बर्बरता, क्रूरता और हत्या का। तलवार उठाने का उसका एकमात्र कारण यही था। कालकोठरी में रहते हुए ही उसके अंदर दृढ़ संकल्प समा गया था। लेकिन क्या उसे अब भी ऐसी तलवार की जरूरत थी? जवाब था, बिल्कुल नहीं। वह उस दौर से बहुत आगे निकल चुका था जब वह सिर्फ मारने के लिए ही आगे बढ़ता था, जब वह इतना निर्मम हो चुका था कि अपने से संबंधित न होने वाली किसी भी चीज के बारे में एक पल भी नहीं सोचता था। खैर, ऐसा नहीं है कि वह अचानक से एक बेहतर इंसान बन गया। उसे बस इतना एहसास हो गया कि उसे अब जानवरों जैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तियान यांग ने उसे अपनी पहले से ही क्रूर तलवारबाजी में और अधिक कौशल जोड़ने का प्रशिक्षण दिया, ताकि इसे और अधिक संक्षिप्त और व्यवस्थित बनाया जा सके। लेकिन यह मामूली सुधार था। डेमियन में तलवार चलाने की कोई खास प्रतिभा नहीं थी, बल्कि उसकी प्रतिभा तबाही मचाने में थी, और इसके लिए उसका सबसे अच्छा हथियार उसका स्थानिक तत्व था। और चूंकि तियान यांग के पास भी वही तत्व था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि डेमियन जबरदस्त प्रगति करेगा। उसकी दिव्य शक्ति को पूरी तरह से विकसित कर लिया गया था, और डेमियन ने इसके साथ प्रयोग करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके विकसित कर लिए थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह उनका उपयोग करने के लिए बेहद उत्सुक था। उसकी वेक्टर नियंत्रण क्षमता में भी थोड़ा सुधार हुआ, जिससे वह अपने आसपास के व्यापक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता था। डेमियन आमतौर पर इस शक्ति का उपयोग नहीं करता था, क्योंकि इससे युद्ध का सारा मजा किरकिरा हो जाता,
लेकिन जब वह सचमुच गंभीर हो जाता तो ये शक्ति बेहद महत्वपूर्ण साबित होती, इसलिए उसने कभी भी इसकी उपेक्षा नहीं की। लेकिन कुल मिलाकर उसने तियानयान के बताए अनुसार अपनी नींव को और मजबूत किया। उसने अपने बुनियादी ज्ञान को सुदृढ़ किया और अंतरिक्ष के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की, ताकि वह अपनी शक्ति को पुष्ट करने में सक्षम हो सके। स्वाभाविक रूप से उसने असहाय युवा स्वामी द्वारा बॉस कहे जाने के सुख के लिए पहले सप्ताह के प्रत्येक दिन लॉन्गचेन से मिलने के लिए भी समय निकाला। और रुयुए भी पीछे नहीं थी। वास्तव में वह डैमियन से भी ज्यादा मेहनत करती थी ताकि वह उससे आगे न निकल जाए। भले ही वह देखने में ऐसा न लगे, लेकिन वह बड़ी बहन का दर्जा बनाए रखना चाहती थी और संभव हो तो उससे ज्यादा मजबूत रहना चाहती थी। उसकी मुख्य समस्या आक्रमण में थी, और उसे अभी अभी एक ऐसा हथियार मिला था जो उसे यह क्षमता प्रदान करेगा। उसे बस अपनी आइस फ्लेम को समझना और निखारना था ताकि वह युद्ध में उसका सही उपयोग कर सके। तो उसने ठीक यही किया। उसका पहला कदम था समझने की अवस्था में प्रवेश करना और कुछ समय के लिए शारीरिक प्रशिक्षण छोड़ देना। और इस अवस्था में वह उस तत्व के बारे में कुछ हद तक समझ पाई जो वह पहले नहीं समझ पाती थी। अब तक उसका मुख्य प्रश्न यही था कि इसका चंद्रमा से क्या संबंध है, और उसे पता चला कि इसका चंद्रमा से सब कुछ संबंध भी है और कुछ भी नहीं। अपनी गहरी समझ में उसने अपनी मूल अपेक्षा से कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त किया। वास्तव में उसकी समझ बर्फ की ज्वाला से हटकर चंद्रमा के प्रति उसके सामान्य लगाव की ओर लौट गई। सबसे पहले, चंद्रमा क्या है? वास्तव में चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। चाहे वह सूर्य के विपरीत हो या किसी ग्रह की कक्षा में फंसा हुआ क्षुद्र ग्रह हो, तकनीकी रूप से उन सभी को चंद्रमा माना जाता है। तो रुयुए का जुड़ाव किससे था? उसकी स्थिति सूची में बस चंद्रमा लिखा था, जिससे रुयुए या कोई भी यह मान सकता था कि उसका रात में उगने वाले चंद्रपिंड से कोई संबंध है। लेकिन जैसे जैसे वह इस अवधारणा में गहराई से उतरती गई, उसे एहसास हुआ कि उसकी धारणा हमेशा गलत थी। चंद्र ऊर्जा का हेरफेर, यह तो उसकी वास्तविक क्षमताओं का मात्र एक छोटा सा हिस्सा था। उसकी आत्मीयता, उसे पता चला कि यह केवल चंद्रमा के प्रति ही नहीं, बल्कि समग्र रूप से खगोलीय पिंडों के प्रति आत्मीयता के कहीं अधिक निकट थी। यह उस चीज से बेहद मिलता जुलता था जिसके बारे में डैमियन ने मूल रूप से सोचा था कि उसकी सेलेस्टियल क्लास का उद्देश्य खगोलीय पिंडों से जुड़ना है। दोनों में कई अंतर थे, लेकिन इस विशिष्ट क्षमता में मुख्य अंतर संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम में था। जहां डैमियन ने अंतरिक्ष को ही एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और आसपास के हर खगोलीय पिंड से स्वाभाविक रूप से अलौकिक संबंध स्थापित कर लिए, वहीं रुयुए को उसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ी। कारण सीधा साधा था, उसने आवश्यक संबंध स्थापित करने के लिए किसी माध्यम का उपयोग नहीं किया। ये सीधे खगोलीय पिंडों से संबंध थे, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। लेकिन उनके प्रदर्शन में अंतर भी यही दर्शाता था। डैमियन ने अपने अनगिनत संपर्कों का कभी सही मायने में उपयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे उनसे कोई खास लाभ नहीं मिलता था। यह उनकी कक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं था। डैमियन को इन संबंधों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दुनियाओं को आपस में जोड़ना और उनके विश्व केंद्रों के साथ संबंध स्थापित करना आवश्यक था। यह वर्ग की प्रकृति और इस तथ्य के कारण था कि यह एक वर्ग था, न कि कोई आत्मीयता। लेकिन रुयुए के लिए एक क्षमता जन्म से ही मौजूद थी। उसने इसे पौराणिक कथाओं या वर्ग परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त नहीं किया था, इसलिए उसके लिए यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से अलग थी। और जब तक उसे इस तथ्य का एहसास नहीं हुआ, तब तक वह अपने तत्व की पूरी क्षमता को सही मायने में सामने नहीं ला पाई। वह केवल उस एकमात्र संबंध के माध्यम से न्यूनतम संसाधनों का ही उपयोग कर पाई जो स्वाभाविक रूप से उसके और निकटतम खगोलीय पिंड के बीच बना था, एक ऐसा खगोलीय पिंड जो यीन की ओर अधिक झुका हुआ था और उसके साथ सबसे अच्छी तरह से तालमेल बिठाता था। अब वह समझ पा रही थी कि डैमियन की सूर्य अग्नि को देखकर उसे क्या महसूस हुआ। यह न तो तत्वों का मामला था और न ही चंद्रमा से संबंधित कुछ जिससे वह पहले से ही जुड़ी हुई थी। उसने अवचेतन रूप से एक और संबंध स्थापित कर लिया था। अब वह इसे महसूस कर पा रही थी। यह एक छोटा उपग्रह था जो एक बहुत बड़े अक्ष के चारों ओर परिक्रमा करता था, जिससे यह इन केंद्रित खगोलीय पिंडों में दूसरा सबसे निकटतम पिंड बन जाता था। अब वह इसे स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। यह एक छोटी सी दुनिया थी, चंद्रमा के आकार का लगभग 1/3, लेकिन यह एक मौलिक दुनिया थी। इसे किसी और चीज की तुलना में एक तारा कहना ज्यादा उचित था, लेकिन फिर भी यह किसी न किसी रूप में उसके अधिकार क्षेत्र में आता था। संभवतः यह उसकी यिन और चंद्रमा की शक्तियों के बीच सामंजस्य के कारण था। अपने वायुमंडल को देखते हुए वह छोटा तारा स्वाभाविक रूप से निर्जन्य था।
ये बर्फ की ज्वाला से ढका हुआ था, या यूं कहें कि पूरी तरह से उसी बर्फ की ज्वाला से बना था जिसका उपयोग अब रुयुए कर सकती थी। जब रुयुए अपनी ध्यान की गहरी अवस्था में थी, तब डेमियन ने अपने गुरु से एक गंभीर बातचीत के लिए समय निकाला। हाल के महीनों में मिली अचानक अंतर्दृष्टि और प्रगति के कारण वह इसके बारे में लगभग भूल ही गया था, लेकिन आखिरकार आज उसे यह याद आ गया। पिछले 3 महीनों से जिस तियान यांग के निवास पर वह रह रहा था, उसके मुख्य कमरे में दोबारा प्रवेश करते हुए डेमियन ने अपने स्वामी का अभिवादन किया। सुप्रभात स्वामी जी। हम आओ बैठो, तियान यांग ने चाय बनाते हुए जवाब दिया। डेमियन उसके सामने बैठ गया और देखने लगा। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करे। ऐसा लगता है कि आप आज व्याख्यान सुनने नहीं आए हैं, इसलिए बेझिझक अपने विचार व्यक्त करें। तियान यांग आज डेमियन के आसपास के तनावपूर्ण माहौल को आसानी से महसूस कर सकता था, और अगर बात करने के लिए कुछ अधिक महत्वपूर्ण होता तो वह व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने वालों में से नहीं था। डेमियन को भी यह स्पष्टवादिता पसंद आई, जिसमें सीधे मुद्दे पर बात की गई थी। यह उस मिशन के बारे में है जिस पर मैं कुछ महीने पहले गया था। मुझे कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि पूरे समय कुछ गड़बड़ लग रही थी। डेमियन ने मिशन के दौरान घटी हर बात का विस्तार से वर्णन किया। घाटी में प्रवेश करने और रक्त के कोहरे से सामना होने के क्षण से लेकर शैतान के उपासकों के विचित्र शरीर, भीषण युद्ध और शवों के विकृत होने तक, और अंत में वहां मौजूद 2 सबसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच युद्ध के बाद हुई तबाही तक। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह कोई भी विवरण न छोड़े जिससे तियान यांग को घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी मिल सके। उसके गुरु के लिए स्थिति की गंभीरता को समझना अत्यंत आवश्यक था। आपकी हैसियत को देखते हुए मुझे यकीन है कि आप नॉक्स और उनसे न सिर्फ इस दुनिया को बल्कि कई अन्य दुनियाओं को भी होने वाले खतरे से वाकिफ होंगे। मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि वे इतनी आसानी से घुसपैठ करके लोगों को भ्रष्ट करने में कैसे कामयाब हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। आखिरकार शैतान की पूजा करने वाले दिन दहाड़े काम कर रहे थे और नॉक्स से अपने स्पष्ट संबंध को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। जिसने भी ऐसी कोई चीज देखी होगी वो उसे तुरंत पहचान लेगा। और यद्यपि उन्हें शैतान के उपासक कहा जाता है, वास्तव में उनका शैतानों से कोई लेना देना नहीं है। एक और चिंता का विषय यह है कि क्या उन्हें किसी अन्य दुष्ट संप्रदाय के मात्र अनुयायी मानकर खारिज किया जा रहा है। तियान यांग ने बिना किसी खास भाव परिवर्तन के सब कुछ सुना। केवल नॉक्स का जिक्र होने पर उसने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। वह कुछ पल चुप रहा, जिससे डेमियन बेसब्री से इंतजार करता रहा। फिर उसने अपने विचार व्यक्त किए। क्या आपने इस बारे में किसी और को बताया है? डेमियन को यह सवाल अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने इनकार में अपना सिर हिला दिया। अच्छा, अगर एक छोटी सी गलती की वजह से जनता में दहशत फैलने लगे तो यह अच्छा नहीं होगा। अब मुझे समझाने दीजिए। इस मामले में आप एक ही समय में सही और गलत दोनों हैं। डेमियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तियान यांग ने उसे भ्रमित रहने के लिए मजबूर नहीं किया। दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ नॉक्स की मौजूदा स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हैं, और अधिकांश बड़े संप्रदायों ने भी घुसपैठ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि इस दुनिया में उनकी उपस्थिति को एक नए पंथ के रूप में प्रचारित किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि उक्त पंथ की बुराई खुलेआम फैलाई गई है, लेकिन संभावित आक्रमण या ग्रह संबंधी जानकारी जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सुरक्षित है। अभी भी संदेह है कि कुछ शक्तियां नॉक्स के साथ मिलीभगत कर रही हैं। सबूत के बिना उन्हें पूरी तरह से खारिज करना संभव नहीं है। हम अंततः धार्मिक संप्रदाय हैं। यदि हम इस तरह के दबंग तरीके से व्यवहार करेंगे तो हमारी शक्तियों की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आएगी। इसके अलावा इसमें शामिल शक्तियां निश्चित रूप से जनता को गुमराह करने के लिए झूठी जानकारी फैलाएंगी। भले ही हम इन दावों को सच साबित कर दें, लेकिन जो संदेह का बीज बोया जाएगा उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। हम इसी स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही हैं। शायद स्वयं नॉक्स नहीं, क्योंकि उनका ग्रह आज तक अज्ञात है, लेकिन फिलहाल वे हमारे खिलाफ पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमें उनकी अधीनस्थ शक्ति से सावधान रहना चाहिए। निफ्लहेम नामक एक ज्ञात दुनिया। तियान यांग के भाषण समाप्त होते ही डेमियन थोड़ा चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पर्दे के पीछे इतना कुछ घटित हो रहा होगा। इसके पीछे एक कारण था कि वह कभी भी खुद को षड्यंत्रकारी नहीं मानता था। निफ्लहेम का मामला भी था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह दुनिया क्लाउड प्लेन के इतनी करीब है कि वहां ग्रहों के बीच युद्ध की चर्चा हो रही है। फिर भी ग्रहीय युद्ध है ना, इतने बड़े पैमाने पर और भीषण युद्ध के विचार मात्र से ही उसका खून खौल उठा।
लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में किया। अभी युद्ध के लिए उतावला होने का समय नहीं था। तो फिर मेरे लिए कुछ करने को है क्या? उसने सवाल किया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया के बड़े अधिकारियों ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी तरह से इसमें शामिल होना चाहता था। तियान यांग ने अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान लिए डेमियन की ओर देखते हुए सोचा, सच में तुम्हारे इसमें शामिल होने का कोई कारण नहीं है ना? उसका लहजा स्पष्ट रूप से चिढ़ाने वाला था, जिससे डेमियन थोड़ा भौहें सिकोड़ बैठा। गुरुजी को पता होना चाहिए कि मेरे पास इसके कई कारण हैं। मेरे ग्रह को भी नॉक्स निशाना बना रहे हैं। अच्छा, अगर तुमने मुझे ये बात हमारी पहली मुलाकात में बताई होती तो शायद मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन क्या तुम अभी ये दिखावा करोगे कि ये सच है? तियान यांग डेमियन के व्यक्तित्व से भली भांति परिचित था। विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों में वह डेमियन के व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से समझ पाया था। इसी जानकारी के आधार पर तियान यांग ने उसके इरादों का एक ऐसा अनुमान लगाया जिस पर उसे पूरा भरोसा था। लड़का बस इस तरह के रोमांचक साहसिक कार्य का हिस्सा बनना चाहता है। यह सोचकर तियान यांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए। और जब उसने देखा कि डेमियन भी शर्माते हुए मुस्कुरा रहा है, तो उसे यकीन हो गया कि वह सही था। अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? डेमियन ने शिकायत की। हालांकि सही होने का दिखावा करना शायद गलत था, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह अपने स्वार्थी इरादों को भली भांति जानता था और उन्हें सार्वजनिक करने का उसका कोई इरादा नहीं था। अगर वह ऐसा करता तो दूसरे लोग उसे दुष्ट करार देते। तियान यांग ने व्यंग्यपूर्वक सिर हिलाया और उसी निष्कर्ष पर पहुंचा, लेकिन पल भर में ही उसके चेहरे पर फिर से शरारती भाव आ गया। अपनी उंगली को झटका देते हुए उसने कमरे के बंद दरवाजे की ओर स्थानिक माना का एक तीर भेजा। एक चौंकी हुई चीख के बाद एक हल्की सी धमक सुनाई दी, जिससे डेमियन का ध्यान उस खूबसूरत चांदी जैसे बालों वाली आकृति की ओर आकर्षित हुआ जो अभी अभी फर्श पर गिरी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह रुयुए को घूरने लगा, जो संभवतः पूरी बातचीत को छुपकर सुन रही थी। फिर वह वापस मुड़ा और तियान यांग को गुस्से से देखा। अगर उसने इसे छुपाया न होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वह उसकी मौजूदगी को न पहचान पाता। जहां तक स्थानिक माना को शूट करने की बात है, वो तो बस दिखावा था। नाराज डेमियन को देखकर मुस्कुराने के बाद तियान यांग ने अपनी नजरें वापस रुयुए की ओर घुमा ली। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो। आओ, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। रुयुए के डेमियन के बगल में बैठ जाने के बाद तियान यांग ने बोलना जारी रखा। रुयुए, तुमने सब कुछ सुन लिया है ना? रुयुए ने सिर हिलाया। वह अभी अभी ध्यान की एक लंबी अवधि पूरी करके शारीरिक प्रशिक्षण से पहले तियान यांग से मिलने आई थी, लेकिन इसके बजाय उसे एक दिलचस्प बातचीत सुनने का मौका मिल गया। ऐसी कई बातें थीं जिनके बारे में वह उत्सुक थी। नॉक्स और उनसे जुड़ी योजनाएं, दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों की गतिविधियां, और सबसे बढ़कर ये तथ्य कि डेमियन ने कहा था कि उसकी ग्रह दुनिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। उसका ग्रह। रुयुए इतनी मूर्ख नहीं थी कि वह उसका मतलब न समझ पाए। वह बस इतनी हैरान थी कि इस तथ्य को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। उसने यात्रा के शौकीन होने को लेकर हुई उनकी छोटी सी बहस के बारे में सोचा और उसे समझ आया कि वह उससे कहीं अधिक बुद्धिमान कैसे हो सकता है। फिर भी, इससे पहले कि वह इस पर और विचार कर पाती, उसे अचानक बातचीत में शामिल कर लिया गया। चूंकि आप दोनों नॉक्स और दुनिया में मौजूद शैतान उपासकों से परिचित हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक काम संभालें। इसे एक मिशन समझें। तियान यांग ने उसकी पुष्टि प्राप्त करने के बाद कहा। इस बात का जिक्र सुनकर दोनों की दिलचस्पी बढ़ गई। मिशन हमेशा मिशन हॉल द्वारा ही सौंपे जाते थे। हाँ, अगर कोई मिशन इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे इतनी लंबी चयन प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, तो बात अलग थी। विशेष मिशन जो सीधे किसी वरिष्ठ व्यक्ति, विशेषकर तियान यांग जैसे महान वरिष्ठ व्यक्ति से आते थे, उनमें कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण दांव पर लगा होना चाहिए था। आप दोनों को इस बात की भली भांति जानकारी होगी कि 9 महीने बाद एम्पायरियन ड्रैगन दायरे का उद्घाटन होने वाला है। सामान्य परिस्थितियों में यह आयोजन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन युद्ध की आशंका को देखते हुए इस वर्ष इसका प्रवेश कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं अभी विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पहले से जानकारी नहीं है, तो एम्पायरियन ड्रैगन क्षेत्र एक गुप्त क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक छिपा हुआ संसार है। यह पूरा क्षेत्र वास्तव में एम्पायरियन ड्रैगन महल का स्थान था, जिसने प्राचीन काल में क्लाउड प्लेन पर शासन किया था। यह जानकारी डेमियन के लिए नई थी, लेकिन उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वर्तमान दुनिया में भी सर्वोच्च परिस्वर्ग के एक गुप्त क्षेत्र में निवास करने की बात कही जाती थी।
हालांकि एक गुप्त दुनिया इस अवधारणा का कहीं अधिक विशाल रूप प्रतीत होती थी। इस बात को उठाने का कारण सीधा साधा है। कई ताकतें हर साल की तरह इस बार भी अपने युवाओं को गुप्त दुनिया में भेजने की योजना बना रही है। समस्या यह है कि हमें नहीं पता कि उनमें से कितने नॉक्स के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। अगर किसी शैतान उपासक को प्राचीन संप्रदाय से कोई विरासत या उत्तराधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी जाती, तो कौन जानता है कि क्या हो सकता था। और ये तब है जब हम संप्रदाय की वास्तविक विरासत का जिक्र भी नहीं करते। अब तक मिली विरासतें इतनी अच्छी रही हैं कि गुप्त लोक के प्रवेश द्वार के खुलने का हर 5 साल में बेसब्री से इंतजार किया जाता है। और इतनी निरंतरता के बावजूद दुनिया का केवल 1/3 हिस्सा ही खोजा गया है। और उस 1/3 हिस्से में भी केवल आधे खजाने ही प्राप्त किए गए हैं। मैं तुम दोनों से बस इतना ही चाहता हूं। मैं तुम्हें वह स्थान बताऊंगा जहां कई दुष्ट शक्तियां एकत्रित बताई जाती हैं, और तुम उसकी जांच करोगे। जैसा कि मैंने कहा, केवल जांच करें, इससे अधिक कुछ नहीं। यदि जानकारी सही पाई जाती है तो वहां लॉ कनेक्शन के कई दिग्गज मौजूद होंगे। यदि आपको कुछ भी महत्वपूर्ण मिलता है तो तुरंत वहां से निकल जाएं और वापस आकर सूचना दें। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो इन ताबीजों को तोड़ दें और आपको सीधे इस पैगोडा में वापस पहुंचा दिया जाएगा। तियान यांग ने अपने स्थानिक घेरे से कागज की 2 पर्चियां निकाली। दोनों हथेली के आकार की थी और उन पर स्याही से खींची गई प्रतीत होने वाली कई जादुई रेखाएं थीं। फिर भी उनकी आभा की शक्ति स्पष्ट रूप से उनकी सामर्थ्य को दर्शाती थी। तियान यांग से अपना ताबीज लेते हुए डेमियन ने एक सवाल पूछा। अगर यह उतना ही खतरनाक है जितना आप कहते हैं, तो आपको ये करने के लिए हमारी जरूरत क्यों है? रुयुए ने बीच में टोकते हुए कहा, यह तो और भी आसान है। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति अचानक प्रकट हो जाए तो क्या वे और भी सतर्क नहीं हो जाएंगे? भले ही हम शक्तिशाली हों, लेकिन हमारी साधना का स्तर इसे उतना प्रतिबिंबित नहीं करता। जब तक हमारे पास खुद को छिपाने के लिए कैस रैंक की कलाकृतियां हैं, तब तक हम इस तरह के मिशन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। डेमियन ने उसकी दलील सुनकर सहमति में सिर हिलाया। सच में उसका यह सवाल पूछना मूर्खतापूर्ण था, लेकिन उसका ध्यान किसी और बात पर चला गया। कैस रैंक की कलाकृतियां? जी हाँ, तियान यांग ने कहा, इस मिशन के लिए मैंने आप दोनों के लिए कैस रैंक की कलाकृतियां तैयार की है। सौभाग्य से वे पहले से ही संप्रदाय के खजाने में मौजूद थीं, वरना मुझे कुछ लोगों से मदद मांगनी पड़ती। तियान यांग द्वारा निकाली गई कलाकृतियां कंगन के आकार की थीं और उनकी सतह पूरी तरह से काली थी। उनमें सचमुच कोई विशिष्ट विशेषता नहीं थी, वे देखने में किसी भी आम आभूषण की तरह लग रही थी। डेमियन ने पहली बार कैस रैंक की कलाकृति देखी और वह थोड़ा निराश हुआ। इतने प्रभावशाली नाम वाली इस रैंक के लिए उसे कुछ और भव्य कलाकृति की उम्मीद थी। साथ ही उनकी शक्ति को देखते हुए यह भी कहना जरूरी है कि यह और भी शानदार होनी चाहिए थी। उसके चेहरे के भाव देखकर तियान यांग हल्की सी हंसी हंस पड़ा। इनकी साधारण सी दिखावट से धोखा मत खाना। ये भेस बदलने वाली कलाकृतियां हैं, हथियार नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये घुलमिल जाने के लिए बनी है। इनकी शक्ति उतनी ही महान है जितनी तुम कल्पना करते हो। डेमियन ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा, बस उसे थोड़ी सी असंतुष्टि थी। असल में उसकी वजह से ही असुविधा हो रही थी। डेमियन की शिकायत को नजरअंदाज करते हुए तियान यांग ने उन्हें देने वाली अगली चीज निकाली। यह मेरी तरफ से आपको दी जाने वाली आखिरी मदद है। यह उस जगह का नक्शा है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, और साथ ही उन पहचानों का भी जो आपको अपनानी होंगी। इसके अलावा इसमें उन सभी संभावित शक्तिशाली लोगों की सूची भी है जो वहां मौजूद हो सकते हैं। मुझे पता है कि यह मिशन गंभीर है, लेकिन आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर सबसे बुरी स्थिति आती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाऊंगा कि आप दोनों सुरक्षित रहें। दोनों ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर तियान यांग इतना भरोसा दिला रहा था तो उन्हें वाकई चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इस तरह का मिशन डेमियन के लिए बिल्कुल नया था। अभी हाल ही में वे इस बारे में बात कर रहे थे कि वह हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता था, और अब उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया था जहां वह ऐसा नहीं कर सकता था। उन्हें नहीं पता था कि इस मिशन में उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, खासकर इसकी अहमियत को देखते हुए, लेकिन वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। न केवल मिशन को पूरा करने के लिए, बल्कि अपने कर्तव्य की भावना के कारण भी। ये कम से कम एक अजीब बात थी। वह व्यक्ति जिसे अपने लोगों के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी, नॉक्स के साथ चल रहे भयंकर संघर्ष में कर्तव्य की भावना महसूस कर रहा था। जब उसने कहा कि यह सब वह अपने ग्रह की खातिर कर रहा है, तो वह आधा झूठ बोल रहा था।
हालांकि उसे उस ग्रह पर रहने वाले लोगों की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे स्वयं उस दुनिया की परवाह थी। यह उससे गहराई से जुड़ा हुआ था। वह यह सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर यह नष्ट हो गया या नॉक्स जैसी किसी जाति द्वारा जीत लिया गया तो क्या होगा। यह जुड़ाव दूर स्थित अन्य खगोलीय पिंडों से उसके जुड़ाव से कहीं अधिक गहरा था। उसे यह अंतर्मन महसूस हो रहा था कि जिस स्थिति में वह अभी है, अगर पृथ्वी नष्ट हो जाती है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तियान यांग द्वारा डेमियन और रुयुए को उनका मिशन सौंपे हुए 2 दिन बीत चुके थे और इस समय वे यथासंभव योजना बनाने में व्यस्त थे। अधिकांशतः वे बिना किसी जानकारी के ही आगे बढ़ रहे थे। उन्हें ठीक से पता नहीं था कि उन्हें क्या करना है, लेकिन मिशन का उद्देश्य जांच और टोही था, इसलिए वे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अधिक से अधिक वे अपने भेष को और बेहतर बना सकते थे और यह पता लगा सकते थे कि वहां रहते हुए उन्हें किससे बचना है। अपने सामने रखे नक्शे को देखते हुए दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ये जगह, ये 3000 बीस्ट माउंटेन रेंज है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। उस तरह के इलाके में अगर हम बिना सुरक्षा के जीवित रह पाते हैं तो यह एक चमत्कार ही होगा। तियान यांग द्वारा दिए गए बचाव के ताबीजों के बावजूद भी सुरक्षा जरूरी थी। यह अज्ञात था कि मिशन के दौरान उन्हें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही वे ताबीज केवल एसएसएस रैंक के थे। हालांकि वे अपने आप में शक्तिशाली थे, लेकिन अगर उन दोनों का पीछा चौथे दर्जे का कोई विशेषज्ञ कर रहा होता तो उनके पकड़े जाने की संभावना थी। और अगर होने वाली बैठक का स्थान 3000 बीस्ट माउंटेन रेंज था तो उन्हें पहले की तुलना में कहीं अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता थी। मध्य क्षेत्र में कई उल्लेखनीय पर्वत थे जिन्हें दूर से ही आसानी से पहचाना जा सकता था। हालांकि इनमें भी कुछ ऐसे पर्वत थे जो शिखर पर स्थित थे। सबसे पहले जिन कुछ पर्वतों का नाम दिमाग में आता है वे हैं जेड हेवनली पैलेस के जेड माउंटेन और सेलेस्टियल स्टार पैलेस के स्टार माउंटेन, लेकिन ये नाम केवल उनकी प्रतिष्ठा के कारण ही थे। मध्य क्षेत्र का विशाल आकार पृथ्वी पर कुछ महाद्वीपों से भी बड़ा था और वहां कई खतरनाक क्षेत्र थे जिनके कारण कई साधकों की मृत्यु हुई। ये खतरनाक क्षेत्र विषैले दलदलों से लेकर तीव्र हवाओं से भरी विशाल घाटियों तक फैले हुए थे, और इन क्षेत्रों में मौजूद असंख्य खतरों के बीच अप्रत्याशित अवसर भी अवश्य ही निहित थे। जोखिम और लाभ से भरपूर यही माहौल था जिसने किसानों को इन स्थानों की ओर आकर्षित किया और इसी ने उनके नामों को प्रसिद्ध और व्यापक बना दिया। लेकिन जब खतरे की बात आती है तो एक पर्वत श्रृंखला ऐसी थी जो लगभग सभी अन्य खतरनाक क्षेत्रों को पीछे छोड़ देती थी। ये 3000 बीस्ट पर्वत श्रृंखला थी। ये श्रृंखला अपने आप में बहुत बड़ी नहीं थी, इसमें कुल मिलाकर लगभग 50 पर्वत शामिल थे, लेकिन यही इसकी मुख्य विशेषता नहीं थी। आखिरकार नाम में ही सब कुछ था। जब कोई 3000 जीव शब्द सुनता तो वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि किसी एक साधक के लिए यह एक बड़ी संख्या थी, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसका कोई महत्व नहीं था। किसी भी मध्यम आकार के जंगल में 3000 जीव जंतु पाए जा सकते हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो। किसी पर्वत श्रृंखला में इतनी संख्या में जीव जंतुओं का होना दयनीय प्रतीत होगा, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला के नाम का मतलब यह नहीं था। वास्तव में बात यह नहीं थी कि उस पर्वत श्रृंखला में केवल 3000 जीव थे, बल्कि उन 50 विशाल पर्वतों के भीतर 3000 जीव जंतुओं के राजा निवास करते थे। चौथे दर्जे के अस्तित्व, जिनमें से कुछ तो विधि सागर क्षेत्र में भी मौजूद है। स्वाभाविक रूप से इन सभी राजाओं के अधीन उनकी अपनी अपनी सेना थी, जिसके कारण इस पर्वत श्रृंखला में कई ऐसे जानवर पाए जाते थे जो कहीं और देखने को नहीं मिलते। दुर्भाग्यवश सटीक संख्या कभी सार्वजनिक नहीं की गई। 3000 बीस्ट पर्वत श्रृंखला घने कोहरे से ढकी हुई थी, जिसने इसके चारों ओर के क्षेत्र को ढक लिया था, जिससे इसके भीतर क्या है ये जानने की कोशिश करने वाली किसी भी आंख को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पर्वत श्रृंखला के बारे में लोगों के पास जो जानकारी पहले से थी वह कई वर्षों की अवधि में और कई किसानों द्वारा अपने द्वारा प्राप्त जानकारी को फैलाने के माध्यम से एकत्रित की गई थी। फिर भी उस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वालों की जीवित रहने की दर बेहद कम थी। बहुत कम ही लोग उस भयावह वातावरण से अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए बाहर निकल पाते थे, और यही वह जगह थी जहां डेमियन और रुयुए जल्द ही पहुंचने वाले थे। भले ही बैठक स्थल बाहरी इलाके में घने कोहरे के भीतर था, फिर भी उस क्षेत्र में रहना बेहद खतरनाक था। इसे दोबारा देखकर मुझे संदेह होने लगा है कि किसी अधिक योग्य व्यक्ति के बजाय हमें इस मिशन पर क्यों भेजा जा रहा है। डेमियन ने आह भरी। उसे खतरा पसंद था और उसे जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर झूलना पसंद था, लेकिन ऐसी जगह जाना जहां हजारों निम्न श्रेणी के जीव रहते हो। वह इतना मूर्ख नहीं था कि इसे उसी श्रेणी में रखे। लेकिन क्या वाकई कोई उनसे अधिक योग्य है?
रुयुए ने तर्क दिया, और वह कुछ हद तक सही थी। डेमियन जितना इसके बारे में सोचता गया, उतने ही कम लोग उसे याद आते गए जो उनकी भूमिका निभा सकते थे। उस संप्रदाय में उसके दिमाग में केवल लॉन्ग चेन का ही नाम आता था, लेकिन वह भी बिल्कुल उसी की तरह था। वह भी ऐसा ही व्यक्ति था जो पूरी तैयारी और जोश के साथ युद्ध में उतरता था। वह कोर डिसाइपल्स में से किसी से भी नहीं मिला था, लेकिन वे लॉ कनेक्शन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, इसलिए वे स्वतः ही अयोग्य घोषित हो गए। जहां तक आंतरिक दरबार की बात है, रुयुए की तरह ही शक्तिशाली होने और रुयुए के सबसे शक्तिशाली आंतरिक शिष्यों में से एक होने के कारण उसने वास्तव में उन्हें अपनी नजरों में नहीं रखा। और महान संप्रदायों में शक्ति के मामले में सेलेस्टियल स्टार पैलेस दूसरे स्थान पर था। डेमियन को इस बात से बेहद नफरत थी कि वास्तव में कोई और ऐसा नहीं था जो उनसे ये जिम्मेदारी ले सके। ठीक है, अब इस विषय पर और चर्चा न करें। अब हमें भेष बदलने के तरीके खोजने होंगे। शायद डेमियन थोड़ा नासमझ था, लेकिन उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि रुयुए के लिए जू कबीले की छोटी राजकुमारी होने का क्या मतलब है। इस दुनिया में उसका रुतबा बहुत ऊंचा था, भले ही वह इसे खुलेआम नजरअंदाज करता था। अगर वह सार्वजनिक जगहों पर घूमती तो सबकी निगाहें उस पर टिक जाती। उसकी हैसियत तो थी ही, उसकी खूबसूरती भी कई मर्दों को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। जिस तरह से वह रहती थी, उस तरह से उसका गुमनाम रहना नामुमकिन था। और डेमियन भी कुछ अलग नहीं था। हालांकि उसका रुतबा उसके बराबर नहीं था, फिर भी उसकी शक्ल सूरत असाधारण थी। और अगर उसकी खूबसूरती का श्रेय उसके रुतबे को दिया भी जा सकता था, तो भी उसकी अनोखी आंखें और बाल उसकी विशिष्टता को तुरंत उजागर कर देते थे। मुझे लगता है हमें एक पृष्ठभूमि की जरूरत है। और हाँ, नाम भी। सच कहूं तो नाम रखने की मेरी समझ बिल्कुल बेकार है। उसने बातचीत जारी रखते हुए जवाब दिया। सच में, स्थानिक पतन, क्या आप इससे बेहतर कुछ सोच ही नहीं सकते थे? वाह, मुझे ये पसंद आया। यह संक्षिप्त और सटीक है, इसमें कोई अनावश्यक बात नहीं है। यह मेरी सादगीपूर्ण शैली को दर्शाता है। यह एक घटिया नाम है। इस तरह के मामलों में आपको मुझसे सीखना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, मिस मून गॉडेस। शर्म से रुयुए का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी नजरें फेर ली। वह उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसका नाम मेरी साधना तकनीक से पड़ा है। मैं आपकी बात पर पूरी तरह विश्वास करता हूँ। तो फिर, हे महान और पवित्र चंद्र देवी, क्यों ना आप हमारे लिए कुछ अच्छे नाम सुझाएं? ठीक है, बस देखते रहो। मैं इतनी सटीक वेशभूषा बनाऊंगी कि तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। रुयुए ने अपने गाल थोड़े फुलाते हुए जवाब दिया। डेमियन ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया। उनकी सारी तैयारियों को पूरा करने में पूरे 2 दिन लगने का एकमात्र कारण यही था कि उनकी बातचीत अक्सर इसी तरह आगे बढ़ जाती थी। फिर भी अजीब बात यह थी कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर उसका रूठा हुआ चेहरा वाकई बहुत प्यारा है। डेमियन के अपने निवास पर लौटने से पहले अगले कुछ घंटों तक उनकी चर्चा जारी रही। वे और कुछ योजना नहीं बना सकते थे, और जैसा कि उन्होंने पहले तय किया था, भेष बदलने की जिम्मेदारी रुयुए की थी। इस समय डेमियन के पास धैर्यपूर्वक बैठकर अगले दिन के आने की प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कई महीनों में पहली बार उसने खुद को अपने बिस्तर पर अकेला लेटा हुआ पाया, और सच कहूं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। क्लाउड प्लेन में आने के बाद से वह लगातार प्रशिक्षण या मिशन पर जाने के कारण व्यस्त रहा था, और जिन गतिविधियों में वह भाग ले रहा था, उनमें पूरी तरह से तल्लीन था। शायद यह अवचेतन मन की बात थी, लेकिन वह कभी भी खुद को इस तरह अकेले समय बिताने की अनुमति नहीं देता था। वह जानता था कि ऐसा समय आने पर क्या होगा। वह अंततः अपने ही विचारों में डूब जाएगा। खैर, हाल ही में मुख्य रूप से आत्मघृणा ही हावी थी। यह आत्मघृणा ही थी जो उसे अपने विचारों से दूर भागने के लिए मजबूर करती थी। वह अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने और अपने खुशहाल रोजमर्रा के जीवन को जारी रखने की पूरी कोशिश करता था। और उसे इसका कारण पता था। इसका पता लगाना इतना मुश्किल नहीं था। मैंने उसके साथ अन्याय किया। जब भी वह इस तरह बिस्तर पर अकेला होता था, तो उसके विचार उस महिला की ओर चले जाते थे जिसने पहली मुलाकात के बाद से चुपचाप उसका साथ दिया था। जब उसने अलग होने का इतना अटपटा अनुरोध किया, जब वह स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं से भाग रहा था, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। वह दूर से ही उसका समर्थन करती रही और उसके लिए शुभकामनाएं देती रही। और जब भी वह उसके बारे में सोचता, उसे इस तरह छोड़ने का बहुत पछतावा होता। वह जानता था कि वे अभी भी साथ हैं और यह जुदाई बस कुछ समय के लिए ही थी, लेकिन इससे उसका अपराधबोध जरा भी कम नहीं हुआ। रोज को उसकी भावनात्मक असुरक्षा से क्यों जूझना पड़े? उसे अपने मिजाज में बदलाव से उसे प्रभावित क्यों करना पड़ता है?
उसे यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अब खुशी से भागना नहीं चाहता था, लेकिन वह खुद में उसे गले लगाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। मैं निराश हूँ, दयनीय, यही एक शब्द था जो वह अपने वर्तमान स्वरूप का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। वह बिना किसी झिझक के मृत्यु की घाटी या लाशों के सागर में प्रवेश कर सकता था। वह एक निम्न श्रेणी के प्राणी के प्रभाव का सामना कर सकता था और अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध कर सकता था। तो फिर प्रेम जीवन के मामले में वह इतना बेकार क्यों था? क्या उसके मन में भरोसे और परित्याग की भावना इतनी गहराई से बैठी हुई थी? क्या वह इतना टूटा हुआ था? अजीब बात यह थी कि रोज से मिलने से पहले डेमियन का कभी कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं रहा था। यहां तक कि किसी दूसरी महिला के साथ उसका कोई छोटा मोटा संबंध भी नहीं था। धरती पर उसकी परिस्थितियां और उसका संकीर्ण दिमाग इसकी इजाजत ही नहीं देता था। इतना ही नहीं, दुनिया के जागृत होने के बाद वह ज्यादातर समय बेघर व्यक्ति की तरह घूमता रहता था, इसलिए कोई भी लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। वह रिश्तों के मामले में नया था और उससे भी ज्यादा वह उस तरह के गहरे स्नेह से अनजान था जो रोज हमेशा उसे दिखाती थी। सोचो कि आखिर मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने से इतना क्यों डरता हूं? यही विचार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। डेमियन समस्याओं को अनसुलझा छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, खासकर तब जब वह थोड़ा सोच विचार करके उनका समाधान ढूंढ सकता था। वह समस्या की जड़ तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था ताकि उसे खुद को सुधारने की उम्मीद हो सके, या कम से कम ये स्वीकार कर सके कि उसे क्या सुधारने की जरूरत है। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता गया और वह लीग में ऊपर चढ़ता गया, उसकी याददाश्त भी तेज होती गई। उसे अपना खुशहाल बचपन और उसके बाद के बुरे दिन भी साफ साफ याद थे। हाँ, ये सब तब शुरू हुआ जब पिताजी चले गए। उनकी मां को 3 गुना अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्हें वह मात्र प्रेम दिखाने का समय नहीं मिला जो उन्हें पहले प्रतिदिन मिलता था। वह स्कूल में उन बच्चों के लिए हंसी का पात्र बन गया जो सीमाओं की अवधारणा से अनजान थे, और वह धीरे धीरे अधिक अंतर्मुखी हो गया। उसी दिन से उसका पतन शुरू हुआ। उस दिन के बाद से ही उसने अवचेतन रूप से स्नेह से दूर भागना सीख लिया, क्योंकि वह जानता था कि स्नेह पलक झपकते ही गायब हो सकता है। उस दिन के बाद से वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता था। जिनके साथ वह अपना दिन बिताता था, उन्होंने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। अंततः उनके सदमे का मूल कारण उनका परिवार ही था। मुझसे कितनी बड़ी मूर्खता हो गई। वह अपने जीवन में उस पुराने घाव को इतना हावी क्यों होने दे रहा था? उसका ये जीवन पहले जैसा नहीं रहा था, इतना बदल गया था कि वह घाव अब एक मामूली सी याद बनकर रह गया था। लेकिन यह सामान्य बात थी। आघात कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आपकी इच्छा से या आपके जीवन में आए बदलाव से गायब हो जाए। डेमियन अपने आघात से कभी उबर नहीं पाया था। उसने इस दिशा में कोई कदम भी नहीं उठाया था। इसके बजाय वह वही कर रहा था जो वह अब कर रहा था। मैं अपनी समस्याओं से भाग गया। जिस तरह से वह समस्याओं को अनसुलझा न छोड़ने के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना पसंद करता था, ऐसा लगता था कि उसका ऐसी चीजों से भागने का एक लंबा इतिहास रहा है। शायद यही वह चीज थी जिसे उसे सबसे ज्यादा सुधारने की जरूरत थी। शायद रोज से पूरे आत्मविश्वास के साथ मिलने से पहले उसे खुद का सामना गंभीरता से करना सीखना होगा। जब उसके विचार घूम फिरकर वापस रोज पर आ गए, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी विकृति आ गई। हालांकि वह पहले जिस बारे में सोच रहा था, वही उसके प्रति उसके अपराधबोध का मुख्य कारण था, लेकिन वह एकमात्र कारण नहीं था। उनके अलग हुए लगभग 5 महीने हो चुके थे और उनमें से केवल 4 महीने ही उन्होंने संप्रदाय में बिताए थे। इस दौरान उन्होंने उसके बारे में कितना सोचा होगा? वह उसे कितना याद कर रहा था? उसे ऐसा लग रहा था मानो इस तरह उसके बारे में बात करने से भी बचकर वह अपने दिल में उसकी जगह को कम कर रहा हो। और एक और बात भी थी। वह धीरे धीरे, नहीं, इसके बारे में न सोचें। जैसे ही ये भावनाएं उसके मन में आई, उसने तुरंत उन्हें दबा दिया और अपनी पूरी ताकत से उन्हें नकारने की कोशिश की। भले ही वह उन्हें नकार ना सके, लेकिन कम से कम उसे उन्हें दबाना तो पड़ेगा ताकि वे उसके दैनिक और प्रेम जीवन दोनों में बाधा न डालें। अरे यार, ये सब इतना पेचीदा क्यों होना चाहिए? उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और गुस्से से अपना सिर हिलाया। क्या प्यार सबके लिए ऐसा ही होता है? मैं थक गया हूँ। ये शारीरिक थकावट बिल्कुल नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से वह खुद को बहुत सी चीजों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। अपनी निजी समस्याओं को भी छोड़ दे तो उसे नॉक्स के बारे में अपनी इच्छा से कहीं अधिक सोचना पड़ रहा था। एक भयानक परग्रही आक्रमण। सुनने में तो ये बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इसकी वजह से मुझे इतना काम क्यों झेलना पड़ रहा है? अगर उसे चुनने का मौका मिलता तो वह सीधे गुप्त लोक में जाता और फिर किसी दूसरी दुनिया की खोज करता। शायद जाने से पहले वह कुछ खतरनाक इलाकों का जायजा भी ले लेता।
लेकिन नहीं, ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड की उसके लिए कुछ और ही योजनाएं थी, क्योंकि नॉक्स किसी न किसी रूप में हर जगह प्रकट हो जाता था जहां भी वह जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं, वे सचमुच सार्वभौमिक विजय का लक्ष्य बना रहे हैं। एक बार फिर सिर हिलाते हुए डेमियन अपनी थकान के आगे हार मानने लगा। उसे कल से पहले अपनी मानसिक थकान दूर करनी थी, क्योंकि वह इस मिशन में कोई गलती नहीं कर सकता था। उफ, जिंदगी कितनी पेचीदा है। गहरी नींद में डूबने से पहले यही आखिरी विचार उसके मन में कौंधा